नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज का विषय है वह स्वतंत्र भारत का संविधान तथा उसकी विशेषताओं पर आधारित है। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार भारत के नए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ। यह संविधान सभा प्रभुसत्ता संपन्न थी। संविधान निर्माण के लिए इस संविधान सभा के सदस्यों की विभिन्न उप समितियां भी बनाई गईं और डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सहयोगियों के साथ अथक परिश्रम करके नवीन संविधान का मसौदा तैयार किया, जो कुछ परिवर्तनों और संशोधनों के बाद स्वीकार हुआ। इस प्रकार अंबेडकर हमारे संविधान के एक प्रमुख निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। संविधान का मसौदा तैयार हो जाने के पश्चात इसे सामान्य जनता के विचार के लिए प्रकाशित भी किया गया। संविधान सभा में इस मसौदे पर पुनः विचार हुआ और उस समय प्रस्तुत 2000 से अधिक संशोधनों पर वाद विवाद भी हुआ। नवंबर 1949 में संविधान को पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह नया संविधान लागू कर दिया गया। प्रारंभ में हम देखें तो इस संविधान में 395 धाराएं थी, जिनको 22 भागों और 8 सूचियों में क्रमबद्ध किया गया था। प्रारंभ में हम देखें तो इस संविधान में 395 अनुच्छेद थे, जिनको 22 भागों और 8 सूचियों में क्रमबद्ध किया गया। तब से अभी तक इसमें अनेक संशोधन किए गए। भारत का यह संविधान विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। इसकी प्रमुख विशेषताएं अगर हम देखें तो वह इस प्रकार है। संविधान की जो विशेषताएं हैं वह इसकी प्रस्तावना में हमें देखने को मिलती हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना पर। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उनके मन में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली विश्व बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इसकी विशेषताओं पर अगर हम चर्चा करें जो प्रिएम्बल में आ चुकी हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत की संप्रभुता लोगों में निहित है। भारत का एक प्रभु सत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। दूसरी जो विशेषता है वह संघीय संविधान और व्यवस्था है। संविधान संघात्मक प्रणाली का है। संघ तथा प्रांतों में अधिकारों और कार्य क्षेत्रों का विभाजन किया गया है। संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। संविधान की व्याख्या करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है और संविधान में संशोधन के लिए जटिल प्रणाली अपनाई गई है तथा देश में केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। इसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि प्रांतों के राज्यपाल राष्ट्रपति नियुक्त करे। केंद्रीय सरकार को यह अधिकार है कि वह आवश्यकता पड़ने पर प्रांतों में संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कर दे और प्रजातंत्रीय प्रणाली को स्थगित कर राष्ट्रपति शासन स्थापित कर दे। अगली विशेषता इसकी मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों को संविधान में स्पष्ट किया गया है। इन अधिकारों पर लगे प्रतिबंधों और नियंत्रणों का भी उल्लेख किया गया है। इन मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा स्थापित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उन सभी कानूनों को जो इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं अथवा अपेक्षित या अपमानित करते हैं, उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। इन मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित प्रमुख हैं, जैसे पहला, समानता का अधिकार। इसमें कानून के सम्मुख धर्म, वंश, जाति अथवा जन्म के आधार पर विभेद निषेध है। दूसरा, भाषण और विचारों की अभिव्यक्ति का, भ्रमण और निवास की, संपत्ति तथा जीविकोपार्जन का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध, जिसमें बाल श्रम और मानव के क्रय विक्रय निषिद्ध हैं। चौथा, अपनी इच्छानुसार धर्म को मानने और आचरण करने का अधिकार। पांचवा, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाएं बनाने का अधिकार। छठवां, संपत्ति अर्जित करने, धारण करने, रखने और क्रय विक्रय का अधिकार। सातवां, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए
संवैधानिक उपायों का अधिकार। इसके अलावा अगली जो विशेषता है वह राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर आधारित है। संविधान में नीति निदेशक तत्वों से व्यापक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम की योजना प्रस्तुत की गई है। नीति निदेशक तत्वों से वास्तविक प्रजातंत्र को बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। इसमें संघ और राज्य सरकार के उत्तरदायित्व बतलाए गए हैं। नीति निदेशक तत्व 3 वर्गों में विभाजित हैं: समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी या शासन सुधार संबंधी। समाजवादी तत्वों के उदाहरण है, राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार से करेगा कि सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, किशोरों का शोषण से संरक्षण हो आदि। गांधीवादी तत्वों को अगर हम देखें तो राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करे, राज्य कमजोर वर्गों विशेष रूप से हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों की शिक्षा और आर्थिक विकास पर बल दे, ग्रामों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे, कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक ढंग से संचालन करे आदि। उदार और प्रशासकीय तत्व है, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून संबंधी व्यवहार संहिता, सिविल कोड हो जो 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा हो। इसके अलावा न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाए, ऐतिहासिक और कलात्मक इमारतों की भी रक्षा की जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रयत्न करे जाए इत्यादि। मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में यह अंतर है कि न्यायालय मौलिक अधिकारों का पालन कराते हैं जबकि वे नीति निदेशक तत्वों का पालन नहीं करा सकते। दूसरा अंतर यह है कि मौलिक अधिकारों का विषय नागरिक है जबकि नीति निदेशक तत्वों का जो विषय है वह शासन स्तर पर है। इसके बाद अगली विशेषता धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता रहेगी और शासन किसी धर्म या संप्रदाय के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं करेगा। इसके अलावा अगली विशेषता हम देखें तो संविधान ना अधिक लचीला और ना ही अधिक कठोर हमें देखने को मिलता है। भारत का संविधान ना तो अधिक लचीला है और ना अधिक कठोर है। संविधान के कुछ नियमों में संशोधन व परिवर्तन करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और कुछ में संशोधन करने की प्रक्रिया सरल है। कुछ विषयों में संसद के बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है जबकि कुछ अन्य विषयों में संसद के 2/3 सदस्यों तथा राज्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि संविधान के मूल ढांचे में को परिवर्तित करना है तो वह केवल जनमत संग्रह के द्वारा ही किया जा सकता है। इसके अलावा लिखित और संसार का सबसे बड़ा संविधान यह इसकी प्रमुख विशेषता है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जिसे निर्वाचित संविधान सभा ने विधिवत बनाया है। यह संविधान विश्व के अन्य संविधानों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक विस्तृत भी है। इस संविधान में 395 अनुच्छेद हैं जबकि रूस के संविधान में 174 और कनाडा के संविधान में 146 अनुच्छेद हैं। इसके बाद हम बात करेंगे संसदीय शासन प्रणाली से संबंधित विशेषता। यह संविधान भारत में प्रजातांत्रिक संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था भी करता है। इसमें मंत्रिमंडल कार्यपालिका है और यह मंत्रिमंडल संसद के अधीन है, संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को भंग भी कर सकती है। इससे शासन में स्थिरता और उत्तरदायित्व दोनों ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका पर। तो देश में न्यायालयों की एक सीढ़ीनुमा श्रृंखला है जिसके शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है। ये सब न्यायालय मंत्रिमंडल, संसद और राष्ट्रपति के अधीन है पर वे अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, संविधान की व्याख्या करता है और यह देखता है कि कहीं केंद्रीय सरकार प्रदेश की सरकारों की शक्ति और उनके अधिकारों पर अतिक्रमण तो नहीं कर रही है। वह संसद या प्रदेश की विधानसभाओं द्वारा पारित ऐसे कानूनों को जो संविधान के विपरीत हों निरस्त कर सकता है। इसके अलावा अगली विशेषता है संकटापन्न स्थिति के लिए विशेष रूप से व्यवस्था। निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है। पहला, जब भारत किसी राज्य में संवैधानिक ढांचा टूट जाए
और राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि इस राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं हो सकता है, तब वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा, जब देश पर बाहरी आक्रमण हो अथवा आक्रमण का खतरा हो या देश में अथवा उसके किसी भाग में सैनिक विप्लव से अशांति का खतरा उत्पन्न हो। इसके अलावा तीसरा, जब देश में आर्थिक संकट हो। उपरोक्त परिस्थितियों में राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करके बहुत सी शक्तियां अपने हाथों में ले सकता है, पर संकटकालीन शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति केवल और केवल मंत्री परिषद के परामर्श पर ही कर सकता है। इसके बाद अगली विशेषता में हम बात करेंगे संघीय कार्यपालिका पर। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद, जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य होता है, का प्रावधान निहित है। यह केंद्रीय शासन का सर्वोच्च भाग है। हम सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपति। यह देश का सर्वोच्च अधिकारी है। राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, उसने लोकसभा सदस्य होने के लिए सभी योग्यताएं होनी चाहिए, वह सामाजिक, राजनीतिक अथवा शैक्षणिक स्तर पर महत्वपूर्ण अपना योगदान दे चुका हो। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं। इस मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर करते हैं। राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है वह 5 वर्ष की होती है और वह पुनर्निर्वाचन का पात्र भी होता है। उसे किराया मुक्त राजकीय निवास स्थान, मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते भी प्राप्त होते हैं। संविधान का अतिक्रमण करने पर उस पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है और धारा 61 में, अनुच्छेद 61 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार उसे पदच्युत भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होने के नाते लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उनको पदच्युत भी कर सकता है। वह जल, थल और वायु सेना का अध्यक्ष भी होता है, ऐसा अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 53 में उसकी शक्तियों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सशस्त्र सैनिक बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है एवं उसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार कर सकता है। उसके आदेशों से युद्ध और शांति की नीति का संचालन होता है। वह विदेशों में भारत के राजदूतों को नियुक्त करता है और अन्य देशों से भारत में नियुक्त होने वाले राजदूत उसे अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति को संसद की बैठक बुलाने, सत्रावसान करने, संसद को संबोधित करने, संदेश भेजने का और संसद को विघटित करने का अधिकार है। जब संसद की बैठक नहीं चल रही हो तो उस समय वह अध्यादेश जारी कर सकता है। उसे धन विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पहले अपनी स्वीकृति और उन्हें सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देनी होती है। उसे न्यायालय के दंड को कम करने, क्षमा करने, प्रतिलंबन, प्रस्थान, परिहरण करने का भी अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति चाहे तो वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अस्वीकार भी कर सकता है, पर यदि राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत किसी विधेयक को संसद पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक धन विधेयक को छोड़कर तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर दे। राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट शक्तियां उसकी संकटकालीन शक्तियां हैं। वह युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति होने या उनके खतरे होने पर, किसी प्रांत या राज्य के संवैधानिक ढांचे के असफल होने पर या वित्तीय संकट होने पर, देश में गृह युद्ध होने पर या सैनिक विद्रोह होने पर मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर संकट काल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक अध्यक्ष है। वह देश का तानाशाह नहीं है, वह केवल शानदार शून्य ही है। उसका पद शान, शौकत और गरिमा का पद है। इसके अलावा अगली विशेषता अगर हम देखें तो इसमें उपराष्ट्रपति का भी प्रावधान है। उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुना जाता है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए और राज्यसभा की सदस्यता के योग्य होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अथवा नवीन राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य करता रहेगा। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो तथा जिसे लोकसभा ने स्वीकृत किया हो, परंतु ऐसे प्रस्ताव के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक है। इसके बाद हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद पर, जो इसकी अगली विशेषता है। तो इसमें हम देखेंगे मंत्री परिषद का गठन। राष्ट्रपति को उसके कार्य संपादन में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री परिषद भी होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री कहलाता है। निर्वाचन के बाद जब नई लोकसभा का गठन होता है, उस समय बहुमत दल का नेता जो है वह प्रधानमंत्री बनता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के विभिन्न निर्णयों से अवगत कराए अथवा कोई भी जानकारी जो राष्ट्रपति चाहे उसे दे। अगली इसकी जो विशेषता है वह उसमें मंत्री परिषद के कार्यों को भी बताया गया है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देने पर मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। मंत्री परिषद की बैठकें और निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होते हैं। मंत्री परिषद देश की वास्तविक शासन है। मंत्री परिषद कार्यपालिका संबंधी महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण और कार्यान्वयन भी करती है। देश के विभिन्न महत्वपूर्ण अधिकारियों की, जैसे विदेशों में भारत के राजदूत, प्रदेशों के राज्यपाल, लोक सेवा आयोग के सदस्य आदि की नियुक्ति मंत्री परिषद करती है। युद्ध, संधि और शांति संबंधी निर्णय भी मंत्री परिषद लेती है। संसद में जो भी विधेयक पारित होते हैं वे मंत्री परिषद द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं होता जब तक मंत्री परिषद उसका समर्थन ना कर दे। वित्त संबंधी अधिकार भी मंत्री परिषद को ही है। मंत्री परिषद देश की आय व्यय का वार्षिक बजट भी तैयार करके लोकसभा में प्रस्तुत करती है। लोकसभा में सभी वित्त विधेयक केवल मंत्री परिषद के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। देश की आर्थिक शक्तियों और नीतियों पर मंत्री परिषद का पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जो संकटकालीन शक्तियां दी गई हैं, उन शक्तियों का उपयोग भी वास्तव में मंत्री परिषद ही करती है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री शासन का नेतृत्व और संचालन करता है। सभी नीतियों और कार्य क्षेत्रों का अंतिम निर्णायक प्रधानमंत्री होता है। वह संसद का नेता भी माना जाता है और वह अपने दल का नेता भी होता है। अन्य देशों के साथ संबंधों में और संधियां व समझौते करने में वह देश का प्रतिनिधि है। शासन के विभिन्न महत्वपूर्ण पद पर जो नियुक्तियां होती हैं, या तो वह स्वयं करता है अथवा उनके लिए वह परामर्श देता है। प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्री परिषद समय समय पर अपनी गतिविधियों और देश की परिस्थितियों के संबंध में राष्ट्रपति को अवगत कराती रहती हैं। भारत में प्रधानमंत्री का पद अत्यधिक सत्ता और शक्ति का पद माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे संसद की। यह भी संविधान की एक विशेषता है। संघीय या केंद्रीय संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा इसमें 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष देश के राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला, संस्कृति और सामाजिक सेवा के विषय में विशिष्ट ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। इस राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यताएं हैं, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो और अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा कानून बना करके निर्धारित की गई हो। राज्यसभा का अध्यक्ष देश का उपराष्ट्रपति होता है। कई मंत्री राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। वित्त विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक राज्यसभा अथवा लोकसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत और पारित किया जा सकता है। जिस सदन में वह पारित हो जाए तब वह दूसरे सदन में भेजा जाता है और दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित हो जाने पर वह राष्ट्रपति को उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।
यदि किसी विधेयक को एक सदन स्वीकृत कर दे और दूसरा अस्वीकार कर दे तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उसके संबंध में निर्णय लिया जाता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत और पारित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। जब लोकसभा में पारित वित्त विधेयक पर राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है तब राज्यसभा को 14 दिन में उस वित्त विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि राज्यसभा 14 दिन में वित्त विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेती तो यह विधेयक स्वयं ही पारित मान लिया जाता है। लोकसभा या राज्यसभा कोई भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। यदि महाभियोग राज्यसभा ने लगाया है तो उसकी जांच और अंतिम निर्णय कार्य राज्यसभा की करेगी। राज्यसभा उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से पृथक करने का प्रस्ताव भी बहुमत से पारित कर सकती है और यदि यह प्रस्ताव लोकसभा भी पारित कर दे तो संबंधित पदाधिकारी को अपने पद से पृथक होना पड़ता है। संविधान के संशोधन संबंधी प्रस्ताव भी जब तक लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी पारित नहीं हो जाएं, तब तक संविधान संशोधित नहीं हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे लोकसभा पर। लोकसभा में राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से अधिक 525 सदस्य और संघीय राज्य क्षेत्रों से अधिक 20 सदस्य होते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा में स्थानों का विभाजन इस प्रकार होता है कि स्थानों और जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक जैसा हो। राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्र 1 सदस्यीय होते हैं और इनमें प्रत्यक्ष मतदान होता है। लोकसभा के सदस्य होने के लिए अधोलिखित योग्यताएं अनिवार्य हैं, जैसे वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो, वह भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी अधिकारपूर्ण न्यायालय द्वारा मस्तिष्क से विकृत और पागल घोषित ना किया गया हो, दिवालिया या न्यायालय द्वारा दंडित नहीं होना चाहिए, संसद द्वारा निर्धारित कोई अन्य अयोग्यता ना हो। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इन 5 वर्षों से पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। संकट काल की घोषणा होने पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की अवधि 1 वर्ष करके बढ़ाई जा सकती है, पर संकट काल समाप्त होने पर 6 माह के भीतर ही लोकसभा का विघटन होकर नए निर्वाचन कराना आवश्यक है। 1 वर्ष में लोकसभा के कम से कम 2 अधिवेशन अवश्य होना चाहिए और इन 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक अवधि नहीं होना चाहिए। लोकसभा अपना अध्यक्ष स्वयं निर्वाचित करती है। लोकसभा का प्रमुख कार्य विधि निर्माण है। इसके द्वारा कोई विधेयक पारित होने पर और उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने पर वह कानून बन जाता है। लोकसभा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है और इसके द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद आय व्यय पत्रक लोकसभा में प्रस्तुत करती है और उसके पारित हो जाने पर बजट कार्यान्वित किया जाता है। इस प्रकार लोकसभा देश की वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखती है। लोकसभा राष्ट्रपति पर अभियोग भी लगा सकती है और संविधान में संशोधन कर सकती है। संकट काल में लोकसभा के अधिकार व शक्तियां व्यापक हो जाते हैं और वह नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिकार को भी छीन सकती है। संविधान के संशोधन और मूल अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि की संविधान में दी हुई निर्धारित पद्धति के अनुसार संसद उनके पद से हटाए जाने की मांग रख सकती है। संसद अपने कार्य में सहायता हेतु समितियां भी नियुक्त कर सकती है। ये समितियां 3 प्रकार की होती हैं। प्रथम, वे सदन संगठन और शक्तियों से संबंधित होती हैं। द्वितीय, वे सदन को उनकी विधि संबंधी कार्य में सहायता करती हैं और तृतीय, वे जो वित्तीय मामलों से संबंध रखती हैं। भारतीय संसद जनता की वास्तविक प्रतिनिधि संस्था है, पर वह ब्रिटिश संसद की भांति संप्रभुता संपन्न नहीं है। संविधान द्वारा लगाई गई मर्यादाओं का वह उल्लंघन नहीं कर सकती है। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा था, उसमें क्या क्या प्रावधान थे, कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी और उसकी क्या विशेषताएं थी, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको
ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।